हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सभी? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ओके, तो हम नाइन्थ क्लास में केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ रहे थे, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। हमने चैप्टर पिछली वीडियो में स्टार्ट किया था और उसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखें, क्योंकि उस वीडियो का लिंक इस वीडियो में हम यूज़ करेंगे। ठीक है? ओके, तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था हिस्ट्री के बारे में कि मैटर को समझने के लिए लोगों ने क्या क्या प्रयास किए और उन प्रयासों से उन्होंने क्या क्या कंक्लूजन निकाला। ठीक है, अपने एफर्ट से उन्होंने क्या क्या कंक्लूजन निकाला। हमने पढ़े कल दो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जिसमें हमने पहले पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में, फिर हमने पढ़ा था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के बारे में। अब पिछली वीडियो में जो कुछ भी हमने पढ़ा उस सभी को डाल्टन ने अपनी थ्योरी में पॉइंट्स के रूप में लिख दिया। जो हमने हिस्ट्रिकल पढ़ी, जो हमने लॉस पढ़े, उन सभी को डाल्टन ने लिख दिया पॉइंट्स में। तो आज हम पढ़ेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो क्या कहती है थ्योरी? ये कहती है ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। और एटम्स को महर्षि कर्ण ने क्या कहा था? परम अणु। ओके, तो जितना भी मैटर है, जैसे कि मैं हूं, ये चौक है, ये ग्रीन बोर्ड है, या अभी ये मोबाइल फोन जिससे मैं शूटिंग कर रहा हूं, ये सभी मैटर है। और इन सभी मैटर की स्मॉलेस्ट यूनिट है जिससे वो मैटर बना है। तो उस स्मॉलेस्ट यूनिट को कहा गया एटम्स। अब बात करते हैं और क्या कहा इसने। एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स, कि मैं एटम को ब्रेक नहीं कर सकता। इनडिविजिबल है, ये सिंगुलर यूनिट है, इट कांट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर यूनिट्स। ये किसने कहा? डाल्टन्स ने। विच कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड और क्रिएटेड इन ए केमिकल रिएक्शन। तो अगर केमिकल रिएक्शन होती है तो केमिकल रिएक्शन में एटम पूरा पार्ट लेगा। वो एलिमेंट से कंपाउंड बन सकता है या कंपाउंड टूट के एलिमेंट बन सकता है, लेकिन एटम कभी भी नया नहीं बनेगा और कभी भी नया खत्म नहीं होगा। जैसे हमने कल बात की थी, यू कैन नॉट मेक समथिंग आउट ऑफ नथिंग एंड यू कैन नॉट डू नथिंग फ्रॉम समथिंग। वही बात डाल्टन ने करी यहाँ पे कि विच कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड और क्रिएटेड इन ए केमिकल रिएक्शन। तो ये हमारा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। फिर कहा गया एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। कि मान लीजिए मेरे पास आयरन है, आयरन एक एलिमेंट है, तो उस एलिमेंट में सभी एटम्स हमारे आयरन के होंगे और उन सभी एटम्स का जो मास है और जो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज है वो सभी आइडेंटिकल होंगे। ठीक है, मैं रिपीट करता हूं बात। मैं एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए अब केस में वाटर का। तो वाटर अगर मैं लेता हूं और उसको मैं ध्यान से माइक्रोस्कोपिकली चेक करता हूं तो वह सभी मॉलिक्यूल्स मुझे वाटर के मिलेंगे, जिनका मास आइडेंटिकल होगा, जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी आइडेंटिकल होगी। ये हमें कहा डाल्टन ने। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। कि दो डिफरेंट एलिमेंट मेरे पास प्रेजेंट है, तो एलिमेंट ए है, एलिमेंट बी है। एलिमेंट ए में जो एटम्स होंगे और जो एलिमेंट बी में एटम्स होंगे, दोनों का जो मास है और दोनों की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट होंगी। जैसे अगर मैं एग्जांपल लेता हूं Fe का और सोडियम का, तो Fe में अलग तरह का एटम है, सोडियम में अलग तरह का एटम है। तो दोनों में जो केमिकल प्रॉपर्टीज है और जो मास होंगे एटम्स के वो डिफरेंट होंगे, बिकॉज वी हैव डिफरेंट एलिमेंट्स। फिर कहा गया एटम्स कंबाइन इन स्मॉल होल नंबर रेशियो टू फॉर्म द कंपाउंड्स। तो एटम जो है, जब कोई कंपाउंड बनाते हैं तो एटम स्मॉल होल नंबर्स में कंबाइन करते हैं। जैसे कि एग्जांपल है H2O। तो इसमें अगर मैं एटम्स का रेशियो देखता हूं तो रेशियो बन रहा है एटम्स का 2:1। ये रेशियो बाय नंबर है। हमने जो पिछली वीडियो में रेशियो पढ़ा था वो बाय मास पढ़ा था, ये बाय नंबर रेशियो है। तो रेशियो क्या है? सिंपल स्मॉल होल नंबर रेशियो।
नेक्स्ट, द रिलेटिव नंबर्स एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड। तो अगर मैं एक कंपाउंड लेता हूं, मान लीजिए मैंने कंपाउंड लिया CO2, तो ये कहता है इस कंपाउंड में जो एटम्स है और जो उनका रिलेटिव नंबर है वो फिक्स रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो ये दोनों पॉइंट, फिफ्थ और सिक्स्थ पॉइंट, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के बारे में बात करते हैं कि अगर CO2 में कार्बन का नंबर 1 है और ऑक्सीजन का नंबर 2 है, तो CO2 मुझे किसी मर्जी सोर्स से मिले उसमें रेशो 1 रेशो 2 का ही रहेगा, रेशो चेंज नहीं होगा और एटम की टाइप भी वही रहेगी। समझ गए सब बातें वाले? वेरी गुड, नोट कर लेंगे इसको। तो बच्चे अभी हमने पढ़ा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में, और कोई भी थ्योरी जो है वो उस समय के एक्सपेरिमेंट के बेस पे एप्लीकेबल होती है। आने वाले समय में और ज्यादा नए एक्सपेरिमेंट होते हैं, तो नए एक्सपेरिमेंट कभी कभार क्या करते हैं कि पुरानी थ्योरी को कुछ गलत प्रूफ कर देते हैं। तो उन नए एक्सपेरिमेंट से पुरानी थ्योरी की कुछ कमियां सामने आती है, कुछ फ्लॉज सामने आते हैं, उसे हम कहते हैं लिमिटेशंस। तो हम पढ़ेंगे लिमिटेशन ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो सेकंड पॉइंट जो डाल्टन ने कहा वो ये कहा कि एटम इज इनडिविजिबल पार्टिकल। तो नए टाइम में जो एक्सपेरिमेंट हुए आफ्टर डाल्टन्स थ्योरी, उसमें ये देखा गया कि एटम जो है उसको हम ब्रेक कर सकते हैं 3 पार्टिकल्स में। एटम कैन बी ब्रोकन इनटू प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। इन तीनों को कहा गया सब एटॉमिक पार्टिकल्स, कि एटम से छोटे है तो उसको सब नाम दे दिया गया, तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है। तो एटम्स कैन बी ब्रोकन इनटू 3 पार्टिकल्स, दीज आर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो सेकेंड पॉइंट की दिस इज द लिमिटेशन। उसके बाद थर्ड पॉइंट हमने ये पढ़ा था कि एक टाइप के एलिमेंट में जो एटम्स होंगे उन सभी एटम्स का जो मास है वो सेम होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम डिस्कस करते हैं टर्म को, उस टर्म का नाम है आइसोटोप। आइसोटोप क्या होते हैं कि सेम एलिमेंट में जो एटम्स है उन एटम्स के डिफरेंट मास हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप है, जिसमें पहले आइसोटोप का मास है 1, दूसरे आइसोटोप का मास है 2 और तीसरे आइसोटोप का मास है 3। तो तीनों एटम्स हाइड्रोजन के ही है, बट तीनों का मास जो है वो डिफरेंट है। सो दिस इज द लिमिटेशन ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। फोर्थ पॉइंट में यह कहा गया था कि डिफरेंट एलिमेंट में जो एटम्स होंगे उनके मास डिफरेंट होंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं है। डिफरेंट एलिमेंट के मास सेम हो सकते हैं और उनको हम कहते हैं आइसोबार। तो आइसोबार क्या है कि दो डिफरेंट एलिमेंट, उन एलिमेंट्स के मास सेम होंगे। फॉर एग्जांपल पोटेशियम, कैल्शियम। पोटेशियम का मास 40 हो सकता है, कैल्शियम का मास भी 40 हो सकता है। तो दो डिफरेंट एलिमेंट है बट उनके जो मास है वो सेम है। दे आर कॉल्ड आइसोबार्स। इनको प्रॉपरली डिफाइन किया जाएगा आने वाले वीडियोस में, आपको बस अभी समझना है बात ये वाली। उसके बाद एक और पॉइंट हमने ये समझा था कि जो एटम्स है कंपाउंड में और जो एटम्स का नंबर है वो सिंपल होल नंबर होना चाहिए, स्मॉल होल नंबर होना चाहिए, बट ऐसा भी नहीं है। कुछ कंपाउंड मेरे पास ऐसे हैं जिनमें एटम्स का नंबर सिंपल ना होके सिंपल से ज्यादा है, स्मॉल ना होके स्मॉल से ज्यादा है। फॉर एग्जांपल शुगर, शुगर का फॉर्मूला होता है C12H22O11। इसमें जो एटम्स कंबाइन कर रहे हैं उसमें 12 एटम्स कार्बन के हैं, 22 एटम्स हाइड्रोजन के हैं और 11 एटम्स ऑक्सीजन के हैं। तो ये भी हमारा सिंपल स्मॉल होल नंबर नहीं है। तो ये भी हमारे पास क्या बनी, एक लिमिटेशन ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी।
तो एक बात ध्यान देनी है कि अगर किसी इंसान ने, किसी साइंटिस्ट ने कोई थ्योरी लिख दी है तो ये नहीं कि वो 100% ठीक होगा। हो सकता है कि जो आने वाले समय में एक्सपेरिमेंट हो, उन एक्सपेरिमेंट के बेस पे पुरानी थ्योरी को हम गलत साबित कर सके। तो अगर ये थ्योरी पूरी तरह ठीक नहीं तो हम पढ़ क्यों रहे हैं? हम पुरानी चीज को इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम उससे सीख ले सके कि हमें ये सब नहीं करना है। इसी चीज को आप अपनी लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हो। अपनी लाइफ से आप सीख ले सकते हैं कि अगर आपने कोई गलत काम किया है तो उसे सीख लेंगे कि हमको ये दोबारा से यही गलत काम नहीं करना है। ऐसे ही करते करते हम इनोवेट करते हैं, रेनोवेट करते हैं, इंप्रूव करते हैं, इवोल्यूट होते हैं। समझे सब बात ये वाली? वेरी गुड, नोट कर लेंगे इसको। तो बच्चों, अभी हमने पढ़ी डाल्टन्स की कुछ लिमिटेशंस, उसमें एक और लिमिटेशन हमारे पास है, वो देख लेते हैं। सेकेंड पॉइंट फिर से याद करेंगे, एटम इज इंडिविजिबल पार्टिकल, वो हम लिख चुके थे। उसमें लिखा था एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। वो बात ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन में हम एटम को ना तो फॉर्म कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन एक और तरह की रिएक्शन होती है जिसमें हम एटम को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं और फॉर्म भी कर सकते हैं। तो उन रिएक्शन का नाम होता है न्यूक्लियर रिएक्शन। इन न्यूक्लियर रिएक्शन हम किसी भी एटम को फॉर्म कर सकते हैं और किसी भी एटम को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास प्रेजेंट है, मान लीजिए कौन सा एटम है, यूरेनियम 235। इस पे मैं न्यूट्रॉन्स को टक्कर लगवाता हूं। तो ये है यूरेनियम, ये न्यूट्रॉन है, इसके पास आएगा, इससे टक्कर मारेगा, बहुत जोर से टक्कर मारेगा। तो क्या होगा, ये यूरेनियम छोटे स्मॉल एटम्स में ब्रेक हो जाएगा, एक्स और वाई। अब एक्स वाई यहां पे कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मुझे मिलेंगे दो नए एटम्स, दीज आर दी न्यू एटम्स, दीज आर नॉट यूरेनियम एटम, दीज आर दी न्यू एटम्स। तो एक एटम को डिस्ट्रॉय करके मैंने दो नए एटम को फॉर्म कर दिया। दिस हैपेंस इन ए न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है। तो यूरेनियम ये डिस्ट्रॉय हुआ और ये न्यू एटम्स फॉर्म हो गए। और हमने क्या कहा था, एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो यहां पर ये फॉर्म हुआ नया एटम और पुराना एटम डिस्ट्रॉय हो गया। तो दिस हैपेंस इन न्यूक्लियर रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में माइंड इट ऐसा कुछ नहीं होता। एक एटम दूसरे एटम से जुड़कर कंपाउंड बना लेता है, बस एटम वही रहता है बट नया कंपाउंड बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन प्लस ऑक्सीजन से मुझे मिला कार्बन डाइऑक्साइड। तो रिएक्टेंट में भी कार्बन है तो प्रोडक्ट में भी कार्बन है, रिएक्टेंट में ऑक्सीजन है तो प्रोडक्ट में भी ऑक्सीजन ही है। बट यहां पर ऐसा कुछ नहीं है। रिएक्टेंट में यूरेनियम है तो प्रोडक्ट में एक्स है और वाई है, एंड एक्स एंड वाई जो होंगे वो यूरेनियम के इक्वल नहीं होंगे। समझ गए सब बातें वाली? वेरी गुड, से नोट कर लेंगे। ओके, तो आज हम इतना ही करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे एटम के बारे में, एटम की डिटेल्स के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो उस वीडियो का आपको वेट करना है, वेट कीजिए, ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा उस वीडियो के लिए, जल्द ही वो वीडियो आपको मिल जाएगी और उसका भी लिंक आपको कहाँ मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में। सो तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बी सेफ एंड बाय टू ऑल।